हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ने हैं दो टॉपिक। एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, तो समझो अभी हीटिंग इफेक्ट क्या है। जब भी कोई कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक्चुअल में क्या पास होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। ठीक है, जब हम ये कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन में आते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई कुछ ऐसे, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आते हैं। अब मोशन में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ से सपोज स्टार्ट किया तो वो यहाँ पे टकराए, फिर यहाँ पे कोलाइड हुए, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कोलिजन्स की इफ़ेक्ट के अंदर। ठीक है, मल्टीपल कोलिजन्स की इफ़ेक्ट के अंदर में वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और जितनी बार कोलाइड होते हैं और जितनी एनर्जी के साथ कोलाइड होते हैं उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक कोलिजन के दौरान वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो किसी कंडक्टर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। और ये हीट है वो कभी कभी हम उसका यूज़ भी करते हैं और कभी कभी हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल भी है। ठीक है, मतलब एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अब ये हीट कैसे काउंट करें समझो। अब हमें तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे नज़र रखना नहीं है, हमें मेज़र करना है सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट, और हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस। देखो, तो सबसे पहले हीट मतलब क्या, एनर्जी है ना। हीट का मतलब क्या रहेगा, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से कहाँ पे आई, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, वहाँ से आई हीट के फॉर्म में। बट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली कहाँ से, ये बैटरी से। इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में थे ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, बट ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। तो अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सपोज टोटल चार्ज पास हो रहा है Q और पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो Q इंटू V हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V हुआ। हैंस जो वर्क हम कर रहे हैं चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए, यहाँ पे आते आते चार्ज है वो मर्ज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बचती नहीं है। मतलब पूरी की पूरी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई कौन से फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। अब Q मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम T। तो अच्छे से लिखे तो VIT, ये हीट का फॉर्मूला हुआ। अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ, तो V की जगह पे मैं लिख सकता हूँ IR और इंटू IT तो है ही, तो मुझे H का फॉर्मूला मिलेगा I²RT। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उसका फॉर्मूला बनेगा H इक्वल टू I²RT।
आर टी। ठीक है, ओके। तो ये स्टेटमेंट से बना ये लो, देखो अभी अच्छे से याद रखना है। दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कौन सा? H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखो, जो हीट जनरेट हो रही है वो आई स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो तीनों के लिए एक एक स्टेटमेंट बना दो। तो यहाँ पे देखो, द लो इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज फर्स्ट directly proportional to the square of current for a given resistance. Second, directly proportional to resistance for a given current. And third, directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. ठीक है, ये खास याद रखना है। जूल्स लो का स्टेटमेंट भी अलग से पूछ सकते हैं, जूल्स लो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, वर्क डन के फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी, वही वर्क बनेगा हीट एनर्जी, और क्यू की जगह पे रख दो आई टी, तो ये बना वी आई टी, और ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, वी इक्वल टू आई आर रख दो, तो एच इक्वल टू बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है उसी से तीन स्टेटमेंट बना दो। हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर से एक बनेगा इक्वेशन, एक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से बनेगा, एक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी से बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स, इक्वेशन 12.21 इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन I इक्वल टू वी बाई आर। मतलब यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, बट पहले हम I निकाल लेंगे I इक्वल टू वी बाई आर से। ठीक है, चलो ये अच्छे से याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है समझो। जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब हीट जनरेट होती है, और जहाँ जहाँ पे हमें ऐसी हीट की ज़रूरत है वहाँ पे उनकी एप्लीकेशंस आपको मिलेगी। तो एक एक एग्जांपल लेके आपको डिटेल में सिर्फ एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं बोलूँ बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक टंगस्टन का मटेरियल होता है जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। हीट कैपेसिटी मतलब क्या, हीट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे ही करंट पास होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से हीट जनरेट होगी। अगर हीट हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर वो जो टंगस्टन का मटेरियल है वो हीट को स्टोर नहीं कर पाएगा, हीट रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गई बल्ब। फिर वाटर हीटर ले लो, सेम कंसेप्ट वाटर हीटर में है कि ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो ताकि करंट बढ़ जाए। तो आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से हीट जनरेट होगी। रेजिस्टेंस कम रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने करंट बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट बढ़ेगी। ठीक है, तो वाटर हीटर है उसमें भी सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो जो वो मेटेलिक कंडक्टर है वो गर्म होगा और उसकी हेल्प से पानी गर्म होगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन ले लो। ठीक है, तो उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही हीट जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम हीट जनरेट करते हैं और उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक अच्छी एप्लीकेशन है फ्यूज़, जो फ्यूज़ का मटेरियल होता है। अब फ्यूज़ कहाँ पे काम आता है समझो, कि सपोज़ ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, घर पे हमने वायरिंग किया हुआ है और कहीं पे गलती से शॉर्ट सर्किट हुआ,
मतलब दो वायर कनेक्ट हो गए हो सकता है। तो अचानक करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट अभी क्या करेगा, ये शॉर्टकट पकड़ेगा, यहाँ से पास होना स्टार्ट कर देगा, एक रेजिस्टेंस कम हो गया तो अचानक करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल रहता है। तो फ्यूज़ के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। फ्यूज़ शायद आपने देखा होगा, ग्लास का ऐसा एक सिलिंड्रिकल, अगर पुराना कोई फ्यूज़ आपको मिले कहीं पे, तो ग्लास का एक सिलिंड्रिकल ऐसा पाइप होगा छोटा सा, ठीक है। और वो पाइप के अंदर एक हम पतला सा एक वायर रखेंगे, एक ऐसा ही वायर आपको दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मेन सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आगे कहीं पे सपोज शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ से पास होने वाला करंट इंक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज हो गया तो H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी के हिसाब से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट हुई और थोड़ी हीट हमने जो यहाँ पे रखी हुई है उससे ज़्यादा हो गई, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे अगर हीट ज़्यादा हो गई तो ये वायर है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो वायर है वो मेल्ट होके नीचे उसका मटेरियल गिर जाएगा तो यहाँ पे देखो कांटेक्ट फिनिश हो गया। कांटेक्ट फिनिश हो गया तो ये क्या बन गया, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होता तो ये पूरे नेटवर्क में इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा ज़ीरो। मतलब अचानक अगर करंट हाई हो गया तो ये फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो कर देगा। तो सेफ्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा डिवाइस बनेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो आप वो एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट टेक्स्ट बुक का आपको एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल 12.10। एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। तो ये बन गया पावर। पावर क्या दिया हुआ है आपको, 840 वॉट। when heating is at maximum rate and 360 watt when heating is at minimum, the voltage is 220 volt. what are the current and resistance in each case। देखो एकदम इजी है। सपोज हम वन बाय वन सॉल्व करें। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ केस 1, तो आपको पावर क्या दिया हुआ है, 840 वॉट। ओके। द वोल्टेज आपको क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट, मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, करंट एंड रेजिस्टेंस आर। अब पावर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो पावर क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना, पावर क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो मैं यहाँ पे पावर के फॉर्मूला लिख देता हूँ, पावर P इक्वल टू, अब हीट एनर्जी क्या थी आपको मिली थी VIT, दूसरा एक फॉर्मूला मिला था आई स्क्वायर आर टी। उस हिसाब से देखो तो पावर इक्वल टू हीट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम कर दो तो V इंटू आई मिलेगा। V की जगह पे आई आर रख दो तो आई स्क्वायर आर मिलेगा, और I की जगह पे V बाई आर रख दो तो V स्क्वायर बाई आर मिलेगा। तो ये पावर के 3 फॉर्मूला है, याद रखना है। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड या तो रेट ऑफ वर्क डन बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो सिंपल सा हो गया। आपको करना क्या है, P इक्वल टू वी आई की हेल्प से I निकालना है, P डिवाइड बाई V। P क्या है 840, V क्या है 220। ये कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो आप। उसके बाद आपको R निकालना है, तो R इक्वल टू तो हमें पता है V डिवाइड बाई आई, आपको R मिल जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला में V एंड R I की वैल्यू डालनी है। V आपके पास है और I यहाँ से मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये केस 1 हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
केस 2 के लिए भी सेम वही चीज़ करने वाले हैं जो हमने केस 1 में किया। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख दिया है। क्या करने वाले हैं हम, केस 2 में आपको पावर दिया हुआ है 360, तो ये हो गया 360। बाकी पूरा कैलकुलेशन एज इट इज़। आपको करंट फाइंड करना है तो P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला अप्लाई करो, तो I इक्वल टू बन जाएगा P डिवाइड बाई V। P आएगा 360 डिवाइड बाई 220, आंसर मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो V डिवाइड बाई I कर दो। V की वैल्यू और I की वैल्यू आपके पास है। V यहाँ पे दिया हुआ है और I आपको यहाँ पे मिलेगा। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर के पीछे यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओहम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब देखो हीट क्या दिया हुआ है आपको, 100 जूल, प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड पे, मतलब ये तो हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, मतलब पावर हो गया। पावर क्या हो गया, 100 जूल पर सेकेंड, मतलब वो क्या हो गया, 100 वॉट, है ना। 100 जूल कहा है और पर सेकेंड कहा है। चलो रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, V निकालना है। तो मैंने पावर के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा बोला था, P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। देन R इक्वल टू क्या बनेगा, वी स्क्वेयर बाई P। V क्या है, सॉरी V तो निकालना है हमें, तो वी स्क्वेयर, एक काम करते हैं पहले वैल्यू डाल देते हैं, 100 इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई ये 4। तो वी स्क्वेयर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 400, अंडर रूट ले लो तो V आपको मिलेगा 20 वोल्ट। ठीक है, एकदम इजी है, आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ तक ये फिनिश हुआ। और एक दो बहुत ही इजी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसमें अगर कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट ये एग्जांपल 12.11 के बाद आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो एक बार आपको अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।